हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट फॉर यू। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस के चैप्टर 16 मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट 2। तो इस वीडियो में गाइस हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसे क्या बोलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में बता रहा है गाइस, बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज़ द नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज फाउंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट्स, बर्ड, प्लांट एक्सेट्रा। मतलब गाइस, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया की नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज फाउंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में कितने हमारे पास प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो पाए जाते हैं, वो क्या बताती है? उसकी बायोडाइवर्सिटी। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया हैं, फंजाई है, इंसेक्ट्स हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब वहाँ पे उस एक पर्टिकुलर रीजन में अगर हम बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे, एक छोटे से एरिया में ही बहुत सारी अलग अलग डाइवर्सिटी के या फिर अलग अलग स्पीसीज़ की स्पीसीज़ जो हैं वो रह रही हैं। तो इसे बोला जाता है गाइस बायोडाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट की अगर हम बात करें तो गाइस, हॉटस्पॉट का मतलब होता है, इट मीन्स एरिया फुल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मतलब एक ऐसा एरिया जो पूरी तरीके से फुलफिल हो बायो डाइवर्सिटी से या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ से। स्टेक होल्डर्स की बात करें तो गाइस, स्टेक होल्डर्स में हमारे पास वो लोग आ जाते हैं जो हमारे जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं। मतलब अ पर्सन हैविंग इंटरेस्ट और कंसर्न फॉर समथिंग इज कॉल्ड स्टेक होल्डर। मतलब कोई भी ऐसे इंसान जो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्टेड हो या फिर उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर कंसर्न हो। कंसर्न मतलब चिंतित हो या फिर वरी कर रहे हो उसके उस चीज़ के बारे में, तो उन्हें बोला जाता है स्टेक होल्डर। अगर हम फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स की बात करें तो फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होंगे हो जाएंगे? फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स का मतलब है गाइस ऐसे लोग जो फॉरेस्ट को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं या फिर फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो पहला आ जाता है गाइस वहाँ के लोकल पीपल, जो उस जंगलों के आसपास रहने वाले हमारे लोकल लोग होंगे। मतलब गांव देहात वगैरह में जो लोग रहते हैं वो लोग। लोकल पीपल फॉरेस्ट के अंदर इतने ज़्यादा गाइस कंसर्न क्यों होंगे या फिर उस पर इंटरेस्टेड क्यों होंगे? क्योंकि जो भी उन्हें सर्वाइवल के लिए चीज़ें चाहिए वो सारी की सारी फॉरेस्ट से ही मिल रही है। मतलब लकड़ी की बात करें, उन्हें मेडिसिन, औषधियों वगैरह की बात करें तो वह सारी की सारी उन्हें फॉरेस्ट से ही मिल रही होंगी। तो लोकल पीपल में बता रहा है डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर सर्वाइवल नेचर। मतलब अपने सर्वाइवल के लिए फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। मतलब उन्हें खाना भी फॉरेस्ट से ही लेना है, लकड़ियाँ भी आग वगैरह जलाने के लिए उन्हें फॉरेस्ट से ही लेनी है। दूसरे हमारे पास आ जाते हैं गाइस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों की बात करें तो गवर्नमेंट हु ऑन्स द लैंड एंड कंट्रोल्स फॉरेस्ट प्रोडक्ट रिसोर्सेज। मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो लोग आते हैं जहाँ पे क्या करें, गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर एरिया को अपनी एक गवर्नमेंट क्या करेगी, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कंट्रोल करेगी। जितने भी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट होंगे या फिर रिसोर्सेज होंगे उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों का काम होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को गाइस एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट वगैरह दे दिया और वो लोग क्या करेंगे, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उस पर्टिकुलर जो फॉरेस्ट है उसकी देखभाल करेंगे। उसे टाइम टू टाइम वो चेक करेंगे कि उस फॉरेस्ट के अंदर क्या है हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वहाँ की जो स्पीसीज़ वगैरह हैं वो ठीक हैं या फिर नहीं है। मतलब पूरी तरीके से उस जंगल की देखभाल जो होगी वो फिर वही लोग करेंगे। मतलब वहाँ पेड़ वगैरह फिर वो ज़्यादा कट नहीं करेंगे। एक तरीके से वहाँ का जो नेचर होगा वो उसे कंजर्व करने की कोशिश करेंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो इसमें वो लोग आ जाते हैं जो सिर्फ फॉरेस्ट को अपने बिना विदाउट एनी यूज़ के, मतलब उन्हें फॉरेस्ट से कुछ लेना देना नहीं है, बस वो नेचर को बचाना चाहते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट को हमारे पास सेव कर रहे हैं या फिर हमारा जो नेचर है उसे कंजर्व करना चाहते हैं, फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहते हैं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स हैं। अगला है गाइस वाटर फॉर ऑल। वाटर फॉर ऑल की बात करें कि वाटर जो है एक तरीके से बेसिक नीड है हर ह्यूमन बीइंग की। मतलब सभी इंसानों को दिन में पानी चाहिए ही चाहिए। कोई इंसान विदाउट वाटर जिंदा नहीं रह सकता। तो उसमें ये बता रहा है वाटर इज़ द बेसिक नेसेसिटी फॉर और टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। मतलब जितनी भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं टेरेस्ट्रियल, मतलब ज़मीन पर रहने वाली जितनी भी लाइफ की फॉर्म्स हैं, ह्यूमन बीइंग हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, बर्ड हो गया, प्लांट्स हो गया, उन सभी को पानी की ज़रूरत है। तो कह रहा है रेन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। मतलब जो हमारी बारिश होती है वो बारिश पानी का एक बहुत अच्छा रिसोर्स है या फिर सोर्स है कि हम क्या करें, जो बारिश का पानी हम नॉर्मल क्या होता है छत पे हमारी गिरेगा, वो वहाँ से बह के नाली नदी नालों में नालियों में चला जाएगा, तो वो एक तरीके से वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो रेन वाटर की अगर हम बात करें तो वो एक अच्छा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है वाटर का। मतलब वहाँ से हमें एक अच्छे खासे अमाउंट में पानी मिल सकता है। इरीगेशन मेथड लाइक डैम्स, टैंक्स एंड कैनाल्स हैव बीन यूज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब जो इरीगेशन के मेथड्स होते हैं, इरीगेशन मतलब गाइस जो सिंचाई करते हैं खेतों में, उनके अलग अलग तरीके के जो मेथड है, जैसे डैम्स बना लेना, मतलब बांध बना लेना, टैंक्स बना लेना बड़े बड़े,
कैनाल्स, नहरें वगैरह बना के क्या करते हैं, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अपने खेतों की किसान सिंचाई करते हैं। डैम्स की अगर हम बात करें तो गाइस डैम्स के बारे में बता रहा है, डैम्स इंश्योर द स्टोरेज ऑफ एडिक्वेट वाटर फॉर इरीगेशन एंड आर आल्सो यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। मतलब डैम का काम क्या होता है, वो वाटर को स्टोर करके रखेंगे इरिगेशन के लिए, और उसका दूसरा काम क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो बिजली बनती है, बिजली बनाने का भी डैम्स का काम होगा। डैम्स का ही ऐसा नहीं है बहुत छोटे छोटे होंगे कि 2-3 मंजिल के घर जितना बड़ा डैम होगा, ऐसा नहीं होता। डैम्स का ही बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, जैसे हमारा सरदार सरोवर बांध है, टिहरी डैम है, ये सारे काफ़ी बड़े बड़े बांध होते हैं। इनके अगर हम देखें तो वो गाइस बहुत सारा पानी इनके अंदर स्टोर किया जा सकता है, और जब इतने सारे पानी को जब हम रिलीज़ करते हैं तो उसके रिलीज़ करने से जब वो सारा पानी गाइस टरबाइन के ऊपर गिरता है, टरबाइन डैम्स के अंदर ही लगे हुए होते हैं, तो जब वहाँ से पानी रिलीज़ करा जाता है तो उसी से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। वेरियस डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन रिवर्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर। मतलब बहुत सारे हमारे पास ऐसे डैम्स हैं जो हमने बड़ी बड़ी नदियों जो है हमारी, जैसे गंगा नदी हो गई, नर्मदा नदी हो गई, उन नदियों पे हमने बड़े बड़े बांध बना रखे हैं ताकि जो फ्लो है रिवर का वो बना रहे एक तरीके से। कई बार ऐसा होता है गाइस, मान लीजिए अगर डैम्स वगैरह नहीं है तो मान लीजिए किसी नदी में जो हमारे पानी का फ़्लो था, रिवर का जो फ़्लो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उससे क्या होगा, बाढ़ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर उसी की जगह हमारे पास बांध होगा तो बांध क्या करेगा, डैम्स क्या करेंगे, वो जो फ़्लो बढ़ा है वो उस फ़्लो को जगह पे जाके पानी को इकट्ठा कर लेगा, और फिर क्या कर सकेंगे, हम उस पानी को अपने तरीके से धीरे धीरे फ़्लो करा सकेंगे। तो ये भी एक तरीके से डैम्स का फ़ायदा है कि हम नदियों पे उसे बना के जो बाढ़ वगैरह आनी होती है, फ्लड वगैरह के जो चांसेस होते हैं वो भी एक तरीके से कम हो जाएंगे, और साथ के साथ हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी, और जो पानी है वो हम अदर यूजेस के लिए जैसे सिंचाई वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल में बता रखा है, जो टिहरी डैम है वो गंगा नदी पर बना हुआ है, सरदार सरोवर डैम हमारा नर्मदा नदी पर बना हुआ है, और भाखड़ा नंगा डैम जो है गाइस वो एशिया का सबसे हाईएस्ट डैम है। भाखड़ा नंगा डैम वो सतलुज नदी पर बना हुआ है। अगर हम हरिकुंड डैम की बात करें तो गाइस ये लॉन्गेस्ट मैन मेड डैम है इन द वर्ल्ड। मतलब इसकी लेंथ जो है वो गाइस 26 किलोमीटर है। मतलब लॉन्गेस्ट का मतलब लेंथ में जो है हरिकुंड डैम वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है, और इसकी जो लेंथ है, लंबाई जो है वो 26 किलोमीटर तक है। टिहरी डैम की बात करें तो टिहरी डैम जो है वो एशिया का सबसे हाईएस्ट डैम है 265 मीटर का। और अगर हम भाखड़ा नंगा डैम की बात करें तो भाखड़ा नंगा डैम जो है वो सेकंड हाईएस्ट बांध है, वो है 225.5 मीटर का। मैंने ऊपर गलत बता दिया, मैंने ऊपर बता दिया था गाइस गलती से कि भाखड़ा नंगल डैम सबसे बड़ा है, वो एक्चुअली सेकंड पोजीशन पे, और फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास आता है टिहरी डैम। डैम्स की एडवांटेजेस बता रखा है गाइस, डैम्स के एडवांटेजेस क्या क्या होंगे। एंश्योर एडिक्वेट वाटर फॉर इरीगेशन, मतलब ये क्या करेगा, पानी को इकट्ठा करके रखेगा इरीगेशन के लिए। दूसरा, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकते हैं। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर टू सिटीज़ एंड टाउन्स, मतलब इससे पानी की सप्लाई हो सकेगी गाइस सिटीज़ में, शहरों में, और जो छोटे मोटे गांव होते हैं वहाँ पर। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई छोटे जो गांव के लोग हैं वो एक तरीके से ज़्यादातर मेनली बारिश पर ही डिपेंडेंट रहते हैं कि जब बारिश आएगी तब उनके खेतों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। लेकिन बांध बनाने से क्या होगा, हमारे पास पानी एक तरीके से स्टोर हो गया, तो फिर हम उस पानी को कभी भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमारे पास इतना सारा पानी स्टोर हो जाएगा कि हम क्या करें, बारिश का हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, जो गांव वगैरह होंगे वहाँ तक पानी एक तरीके से कंटिन्यूसली सप्लाई हो पाएगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम की बात करें तो डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम में आती हैं सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम्स का मतलब है, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया में सोशल प्रॉब्लम की बात करें तो गाइस, जैसे मान लीजिए अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया में बांध बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, तो उस डैम्स के कारण उन बांधों के कारण क्या होगा, वहाँ पे गाइस एक हमें काफ़ी बड़ा एरिया जो का ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। मतलब काफ़ी बड़ा जो एक एरिया होगा उसे पहले खाली कराना पड़ेगा। तो जब हम वहाँ से उस एरिया को खाली करवाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो भी उसकी बायोडाइवर्सिटी वगैरह होगी एक तरीके से वो भी पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। दूसरे पॉइंट में बता रहा है, मैनी ट्राइबल्स प्लेजेंट्स आर डिस्प्लेस एंड रेंडर्ड होमलेस। मतलब जैसे मान लीजिए गांव से हमारा हमें एक बांध बनाना है, और उस बांध का जो रास्ता होगा इस गांव से होके गुजरेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस गांव को पूरी तरीके से खाली करवाना पड़ेगा। तो वो जो गांव के लोग होंगे उन्हें क्या करना पड़ेगा गाइस, उस गांव को खाली, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी जगह उन्हें कुछ पैसे दे देगी और वो वहाँ से उन्हें
हटा देगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है गाइस, उन लोगों को कोई भी कंपनसेशन या रिहेबिलिटेशन वगैरह नहीं मिलता और वो लोग सिर्फ ऐसे बेघर होके रह जाते हैं। तो ये थी हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम, कि अगर कई बार हमारे पास मान लीजिए कोई डैम था वो पूरी तरीके से टूट गया, तो उसके टूटने के कारण क्या होगी, उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा क्या होगा, फ्लड आ जाएगा। और उस फ्लड के कारण क्या होगा, देखिए उस फ्लड के कारण क्या होगा गाइस, वो जो एक पर्टिकुलर एरिया थी उस एरिया की जो भी बायोडाइवर्सिटी होगी वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगी। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की बात करें डैम्स के कारण, तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होंगी, देखिए सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन, हमें बहुत सारे पेड़ काटने पड़ेंगे अगर उस डैम के रास्ते में कोई भी फॉरेस्ट वगैरह आ रहा है तो। दूसरा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो मैंने अभी बताया कि मान लीजिए कोई बांध टूट गया तो उसके कारण क्या होगी, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। डिस्टर्ब इकोलॉजिकल बैलेंस, अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया से पूरी तरीके से कोई बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो गई तो क्या होगा, जो हमारे पास इकोलॉजिकल बैलेंस था, मतलब हमारे नेचर में जो उस बायोडाइवर्सिटी का बैलेंस बना हुआ था वो बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की मतलब अगर हम फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हमारे पब्लिक की जो मनी होती है वो यूज़ होती है, मतलब जो नॉर्मल पब्लिक होंगे वो गवर्नमेंट को जो टैक्स दे रही है वो टैक्स क्या होगा गाइस वहाँ पे, मतलब जो पब्लिक का पैसा है, जनता का जो पैसा है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाएगा। नो प्रोपोर्शनेट बेनिफिट टू पीपल, मतलब इससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता, मतलब मान लीजिए जो गांव देहात के लोग हैं उन्हें फ़ायदा होगा, लेकिन जो नॉर्मल इंसान है शहरों में जो रह रहे हैं उन्हें उनका कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। नो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, मतलब और गाइस इससे ऐसा भी नहीं होता कि सभी को क्या मिले, जो वाटर है वो इक्वल अमाउंट में मिले। कई बार ऐसा भी होता है गाइस, किसी एक पर्टिकुलर गांव के आसपास बांध बना हुआ है लेकिन वहाँ से उस गांव में पानी आता ही नहीं है कई सालों तक, या जो भी लोग वगैरह होते हैं वो ऐसा कोई ऑर्डर पास ही नहीं करते कि गांव के लोगों को तक पानी पहुँचे। तो ये भी एक तरीके से प्रॉब्लम है कि जनता के पैसे से वो बांध बनाया गया है लेकिन उसका फिर वो फ़ायदा ही नहीं उठा पा रहे। अगला है गाइस रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो हमारी बारिश का पानी आ रहा है, जो बारिश का पानी वेस्ट हो जाता है कई बार, हम क्या करें उस पानी को यूज़ कर लें। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ टू मेक द रेन वाटर परकोलेट अंडर ग्राउंड सो एज रिचार्ज ग्राउंड वाटर, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग में कह रहा है हम क्या कर सकते हैं गाइस, कि जो भी बारिश का पानी हम क्या कर रहे हैं उसे आराम से ज़मीन वगैरह में जाने दें। ज़मीन में जाने से क्या होगा, वो पूरी तरीके से परकोलेट हो जाएगा, मतलब ज़मीन के अंदर पहुंच जाएगा, जिससे हम उसे दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज का मतलब जैसे जो बर्मे वगैरह होते हैं गाइस, देखिए बहुत ज़्यादा सूखा पड़ने से कारण क्या होता है, अर्थ के नीचे जो वाटर की लेयर थी वो वाटर की लेयर क्या हो जाएगी, धीरे धीरे नीचे पहुँच जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ इस लैंड पर बात करें तो अगर इसके 100 फीट नीचे अगर हमें पहले पानी मिल रहा था तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये जो पानी की लेयर है वो हमारे सूखा पड़ने के कारण नीचे हो गई। अब वो पानी हमें कहाँ मिलेगा, 120 फीट पर मिलेगा। लेकिन अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें, जैसे मान लिया हमने एक बहुत बड़े अमाउंट में गड्ढा खोदा और उसके अंदर पानी भर दिया जितना भी बारिश का पानी था, तो उसके कारण क्या होगा, जो अब पानी का लेवल था वो धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर आने लगेगा। अब मान लीजिए हमें पानी कहाँ मिल गया, 90 फीट पर ही मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल जो बर्मे वगैरह या फिर जो बोरिंग करवाते हैं उस बोरिंग से हम क्या करेंगे, हैंड पम्प्स जो होते हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 100 या फिर 120 फीट्स नहीं खोदना, अब हमें क्या करना है, सिर्फ 90 फीट जो होगी 90 फीट पर ही वाटर मिल जाएगा। तो ये भी एक फ़ायदा होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, कि जो ग्राउंड वाटर होता है उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ एन ओल्ड एज प्रैक्टिस ऑफ इंडिया, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें तो इंडिया में ये बहुत सालों से होता आ रहा है, ऐसा नहीं है सिर्फ हमने इसे आज ही शुरू करा है। जो आज से कई सालों पहले लोग रहते थे वो भी क्या करते थे, बारिश के पानी को स्टोर करके रखते थे फ्यूचर के लिए। वेरियस एंशियंट मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बहुत सारे अलग अलग वेरियस मेथड्स भी हैं। मतलब अगर हम बात करें तो अलग अलग जगहों पर गाइस रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अलग अलग मेथड भी हमारे पास हैं। जैसे अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में लोग क्या बनाते हैं, बड़े बड़े तालाब बना देंगे, टैंक्स बना देंगे। बिहार की बात करें तो वहाँ पे गाइस पाइन्स या फिर ओहार्स जिसे बोलते हैं वो बना देंगे। तमिलनाडु में एरिस बना दिया जाता है, दिल्ली में बावलीस बना दिया जाता है, जम्मू कश्मीर में गाइस पॉन्ड्स वगैरह बनाते हैं। तो ये सारे जो है वेरियस मेथड हैं हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के।
तो ये था गाइस आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।